ऑर्डर 6 प्लीडिंग्स जनरली। रूल 1 है प्लीडिंग। प्लीडिंग shall mean plaint or written statement। प्लीडिंग का मीनिंग बता रहा है, प्लीडिंग के अंदर लाजमन shall का वर्ड यूज हो रहा है। प्लीडिंग के अंदर लाजमन प्लेंट और या फिर रिटर्न स्टेटमेंट शामिल है। प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट शामिल है प्लीडिंग के अंदर। तो उसके बाद नंबर 2, प्लीडिंग टू स्टेट मटेरियल फैक्ट्स एंड नॉट एविडेंस। अब जो रूल 1 था उसके मुताबिक क्वेश्चन किया जा सकता है प्लीडिंग शैल मीन, आगे खाली जगह छोड़ी हो सकती है, नीचे ऑप्शन दिए हो सकते हैं, प्लेंट, रिटर्न स्टेटमेंट, अपील या कोई इस तरह की ऑप्शन और दी जा सकती है। तो आपने करेक्ट जो ऑप्शन होगी वो उसके अंदर पुट कर देनी है। इसके बाद प्लीडिंग रूल नंबर 2 है प्लीडिंग टू स्टेट मटेरियल फैक्ट्स एंड नॉट एविडेंस। Pleading to state material facts and not evidence. Every pleading shall contain only a statement in a concise form of the material facts on which the party pleading relies for his claim or defense, as the case may be, but not the evidence by which they are to be proved, and shall, when necessary, be divided into paragraphs numbered consecutively. Dates, sum and numbers shall be expressed in figures. तो प्लीडिंग जैसा कि हेडिंग के अंदर है प्लीडिंग टू स्टेट मटेरियल फैक्ट्स एंड नॉट एविडेंस। अब एविडेंस एक लेंथी प्रोसेस है। एविडेंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं कि कोई अगर डॉक्यूमेंट साबित करना है या कोई केस साबित करना है तो उसके आगाज़ से लेकर आखिर तक वो एविडेंस के अंदर चीज़ें आती हैं। लेकिन प्लीडिंग के अंदर आपकी प्लेट के अंदर या रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर लाजमी तौर पर जो मटेरियल फैक्ट्स हैं सिर्फ वही बयान करने हैं, वही मेंशन करने हैं। तो इसके अलावा जो एविडेंस है वो प्लीडिंग के अंदर शामिल नहीं होती, वो आपको थ्रू विटनेसेस या थ्रू अदर डॉक्यूमेंट्स वो साबित करनी होती है वो एविडेंस। तो इसलिए प्लीडिंग के अंदर सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स आते हैं जो कि आप मतलब कि उस केस को साबित करने के लिए ज़रूरी समझते हैं, वो आएंगे उसके अंदर। और फिर वो साथ ये भी एक कंडीशन लगा रहा है कि जो प्लीडिंग होगी प्लेट या रिटर्न स्टेटमेंट वो पैराग्राफ्स की फॉर्म में होगी, उसको नंबर दिया जाएगा और फिर उसको आप फिगर्स यानी कि हिंसों में भी लिख सकते हैं, 1 2 3 या 1 2 3 इस तरह भी उसको आप डिवाइड करते हैं। तो 1 2 3 सीरियल वाइज नंबर वार कंजेक्टिवली यानी कि 1 2 3 4 जो भी इसकी सीक्वेंस बनती है उस हवाले से उसको डिवाइड करना है, प्लेट को या फिर रिटर्न स्टेटमेंट को। जब क्लेम की बात आएगी तो वो प्लेट है और डिफेंस की बात आएगी तो फिर वो रिटर्न स्टेटमेंट होगी। नंबर 3, फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग। Forms of pleading. The forms in Appendix A, when applicable, and where they are not applicable, forms of the like character as nearly as may be shall be used for all pleadings. अब एक तो जब प्लेट फाइल करते हैं तो उसके साथ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, कुछ फॉर्म्स होते हैं। फॉर्म्स के अंदर वो आप जो इस आपकी बुक सीपीसी है उसके लास्ट में वो दिए हुए हैं फॉर्म्स जो एक प्लेट के साथ लगाए जाते हैं या फिर रिटर्न स्टेटमेंट के साथ लगाए जाते हैं। उन फॉर्म्स को साथ लगाना ज़रूरी होता है। तो वो जो फॉर्म्स हैं वो अलग अलग से बयान किए गए हैं, वो आप देख सकते हैं उस अपनी बुक के लास्ट में अपेंडिक्स ए में।
Number 4, particulars to be given where necessary. In all cases in which the party pleading relies on any misrepresentation, fraud, breach of trust, willful default, or undue influence, and in all other cases in which particulars may be necessary beyond such as are exemplified in the forms aforesaid, particulars with dates and items of, if necessary, shall be stated in the pleading. अब कोई अगर आपका केस है जिसके अंदर आप वो केस लेके आए हैं, किसी शख्स ने किसी दूसरे शख्स के साथ कोई फ्रॉड कमिट किया है, मिस रिप्रेजेंटेशन की है, या फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, विलफुल डिफ़ॉल्ट किया है, यानी कि कोई उसका ऐसा गलत काम किया है जो उसने इंटेंशनली किया है, वो विलफुल डिफ़ॉल्ट में आ जाता है। या फिर ऊपर जो फॉर्म्स बयान किए गए हैं उनके हवाले से कुछ मेंशन करना ज़रूरी है, तो वो पर्टिकुलर्स भी साथ मेंशन करने होंगे। इसकी एग्जांपल आप इस तरह कोट कर सकते हैं कि जैसे अगर किसी ने फ्रॉड कमिट किया है, फ्रॉड के साथ एक शख्स ने दूसरे शख्स की प्रॉपर्टी अपने नाम पे लिखवा ली है और उसके सिग्नेचर वगैरह फ्रॉड के साथ किसी पेज के ऊपर लगा लिए हैं, कागज़ के ऊपर लगा लिए हैं, तो फिर वो शख्स जो एग्रीव्ड पर्सन होगा, जो वो अपनी प्रॉपर्टी से महरूम हुआ है, वो ज़ाहिर बात है कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाके अपनी ये इस्ता करेगा, प्रेयर करेगा कि जी ये मेरी प्रॉपर्टी थी और मुद्दल है जो है डिफेंडेंट, इसने मुझे धोखा देकर मुझे ये प्रॉपर्टी, ये कह सकते हैं आपके विरासत के नाम से, इसने कहा कि विरासत लगवा देते हैं आपके नाम पे, तो विरासत का झांसा देकर वो मुझे कागज़ों के ऊपर इसने सिग्नेचर करवाए मेरे या थंब मार्क लगवाया, उसके बाद फिर वो प्रॉपर्टी उस अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा ली। तो ये सारा जो मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड आप अलेज कर रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं फ्रॉड का, तो उसकी डिटेल साथ उसके बयान करनी पड़ेगी कि वो किस तरह फ्रॉड कमिट हुआ है, उसको जो इन शॉर्ट यानी कि पर्टिकुलर्स देने ज़रूरी है। नंबर 5, रूल नंबर 5, फर्दर एंड बेटर स्टेटमेंट और पर्टिकुलर्स। अब जब प्लीडिंग के अंदर आपने प्लेट या कोई रिटर्न स्टेटमेंट एक दफ़ा फाइल कर दी है, तो उसके बाद बेसिकली वो आपकी स्टेटमेंट है प्लीडिंग की, चाहे वो प्लेट है या रिटर्न स्टेटमेंट है। अब उसके अंदर कोई फर्दर एंड बेटर स्टेटमेंट देनी है, कोई जायदाद आपने मेंशन की हुई है अपने दावे के अंदर या जवाब दावे के अंदर, तो फिर आप उसके अंदर कोई मिस कर गए कोई चीज़, जैसे कि प्रॉपर्टी है उसका कोई मार्क, उसका नंबर या उसकी मेजरमेंट, वो आप लिखना भूल गए हैं या फिर नहीं लिख सके, तो उसको आप कोर्ट की परमिशन से लिख सकते हैं। ये इसकी डिटेल में कह रहा है, आ फर्दर एंड बेटर स्टेटमेंट ऑफ द नेचर ऑफ द क्लेम और डिफेंस और फर्दर एंड बेटर particulars of any matter stated in any pleading may in all cases be ordered upon such terms as to cause and otherwise as may be just। अब जब एक पार्टी कोर्ट के अंदर अपना प्लेट या रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर देती है और वो समझती है कि इसके अंदर कुछ तफसील जो है वो रह गई है या उसके अंदर कुछ एरर है, मिस्टेक है, क्लैरिकल मिस्टेक है, तो उस मिस्टेक को रिमूव करने के लिए, उसको फर्दर और बेटर स्टेटमेंट बनाने के लिए कोर्ट की ये डिस्क्रिशन है कि वो उस फरीक की बात किसी हर्जाने की सूरत में उसको कोई हर्जाना डाल दे या कोई और कंडीशन लगा दे ताकि वो अपनी जो उसने गलती की है वो उसको रिमूव कर सके। तो इसके लिए रूल 5 है। फिर उसके बाद रूल नंबर 6, कंडीशन प्रेसिडेंट।
any condition precedent the performance or occurrence of which is intended to be contested shall be distinctly specified in his pleading by the plaintiff or defendant, as the case may be, and subject thereto an averment of the performance or occurrence of all conditions precedent necessary for the case of the plaintiff for the case of the plaintiff. Rule number 6, condition precedent. एनी कंडीशन, ये हम पढ़ रहे थे, तो कंडीशन प्रेसिडेंट इसको उर्दू में कहते हैं शर्त माकबल। शर्त माकबल इसके अंदर ये है कि ऐसी शर्त जो मुआहदा या काम की अंजाम दही से पहले पूरी की जाए। शर्त माकबल ये है कि अगर एक फरीक कोई अपना केस कोर्ट के अंदर लेके जाता है और फिर कोर्ट से वो केस वापस लेता है अपना, और कोर्ट उसको कंडीशन लगा देती है कि अगर आप दोबारा ये केस फाइल करोगे तो इसके लिए हर्जाना फाइल करना पड़ेगा आपको, इस तरह की कंडीशन लगाई जा सकती है। तो अगर वो दोबारा से वो केस फाइल करता है तो कोर्ट उसको वो लिखेगा, मेंशन करेगा अपने दावे के अंदर कि जी पहला केस मैंने इस तरह ये दायर किया था, अब मैं दोबारा से वो केस दायर कर रहा हूँ, लेकिन कोर्ट ने जो कंडीशन लगाई थी मेरे ऊपर वो मैं पूरी करते हुए ये दावा मैं दायर कर रहा हूँ, वो अपने प्लेट के अंदर लाजमी तौर पर लिखेगा वो। तो इसका मतलब है कंडीशन प्रेसिडेंट, यानी कि जो शर्त पहले पूरी करना ज़रूरी है वो पहले पूरी की जाएगी। इसी तरह किसी एग्रीमेंट के हवाले से भी हो सकता है कि अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है दो लोगों के दरमियान, तो उस एग्रीमेंट की तकमील से पहले कोई एक कंडीशन रख दी गई है कि ये वाली कंडीशन पूरी होगी तो फिर वो एग्रीमेंट आगे चल के पूरा किया जाएगा। तो वो कंडीशन पहले पूरी होगी तभी वो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल होगा। नंबर 7 है डिपार्चर। नो प्लीडिंग शेल एक्सेप्ट बाय वे ऑफ अमेंडमेंट raise any new ground of claim or contain any allegation of fact inconsistent with the previous pleadings of the party pleading the same। डिपार्चर का मतलब है कि आपने एक दफ़ा एक केस मुकदमा एक दावा अदालत में दायर किया और उसके बाद वो उसी केस को आप वापस लेके दोबारा से फिर दायर करते हैं। तो पहले जो आपने दावा लिखा था, पहले आपने जो पॉइंट्स लिखे थे, पैराग्राफ्स लिखे थे, अपना मौक़िफ़ दिया था, उससे हटकर अगर कोई नया मौक़िफ़ उसके अंदर आ जाता है, और डिपार्चर का मतलब है उस प्लीडिंग से आप तजावज़ कर जाते हैं, इनहराफ करते हैं, तो फिर कोर्ट उसकी इजाज़त नहीं देगी। कहते हैं नो प्लीडिंग शेल, एक इसकी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट बाय वे ऑफ अमेंडमेंट। अगर आप अमेंडमेंट की एप्लीकेशन देंगे तो फिर कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि वो कोर्ट उस जो आपने ऑलरेडी एक दावा दायर किया हुआ है तो उसको उसके अंदर कोई और चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो फिर आप कोर्ट की परमिशन से वो अमेंडमेंट की एप्लीकेशन दे के वो अपनी प्लीडिंग से डिपार्ट कर सकते हैं, इनहराफ कर सकते हैं, तजावज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ किसी और तरीके से नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने पहले एक दफ़ा एक प्लेट फाइल की और वो वापस ले ली और उसके बाद फिर नए सिरे से जब नई प्लेट फाइल की तो उसके अंदर नए फैक्ट्स बयान कर दिए, ये नहीं हो सकता। तो इसलिए रूल 7 बयान किया गया। फिर रूल नंबर 8 है डिनायल ऑफ
कॉन्ट्रैक्ट। डिनाइल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज अलेज्ड इन एनी प्लीडिंग, a bare denial of the same by the opposite party shall be construed only as a denial in fact of the express contract alleged, or of the matters of fact from which the same may be implied, and not as a denial of the legality or sufficiency in law of such contract। एक कॉन्ट्रैक्ट की बेस के ऊपर कोई अगर दावा दायर किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है दो फ्री कैन के दरमियान। अब उस कॉन्ट्रैक्ट को कोई एक फ्रीक परफॉर्म नहीं कर पाता, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का अगर कोई दावा दायर करता है, दूसरा फ्रीक जो है वो डिफेंडेंट अगर आके उसको कह दे कि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है, डिनाई कर दे उस कॉन्ट्रैक्ट से, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को अगर वो सिंपली डिनाई करता है कि ऐसा मुआहदा हुआ ही नहीं है, तो उसका मतलब सिर्फ इतना ही है जो वो बात कर रहा है कि मुआहदा नहीं हुआ, सिर्फ उसका यही मीनिंग लिया जाएगा। उससे आगे ये मीनिंग नहीं लिया जा सकता कि वो कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है या कॉन्ट्रैक्ट लीगल था, ये बात नहीं है। वो उसको साथ शामिल करनी पड़ेगी एडिशनल चीज़ कि वाकई कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं है, दूसरा ये है कि कॉन्ट्रैक्ट इलीगल था या अनलॉफुल था। तो उसको क्या होगा कि अगर वो सिर्फ सिंपली डिनाई करता है तो फिर उसकी बात को ऐसे ही लिया जाएगा कि जैसे वो सिंपली डिनाई कर रहा है, लेकिन उसकी लीगैलिटी को चैलेंज नहीं कर रहा वो कि वो ठीक था या गलत था। रूल नंबर 9, इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी स्टेटेड। दस्तावेज डॉक्यूमेंट जो है उसके असरात, कितना मौसर डॉक्यूमेंट है, कितना ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, इसका भी अपनी प्लीडिंग के अंदर जिक्र करना ज़रूरी है। Wherever the contents of any document are material, it shall be sufficient in any pleading to state the effect thereof as briefly as possible, without setting out the whole or any part thereof, unless the precise words of the document or any part thereof are material। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो पार्टी कोई समझती है कि ये मटेरियल डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी हो सकता है, किसी पार्टी का कोई बर्थ सर्टिफिकेट भी हो सकता है, डेथ सर्टिफिकेट भी हो सकता है, किसी किस्म का भी डॉक्यूमेंट वो हो सकता है। तो उस डॉक्यूमेंट को उसके जो मटेरियल फैक्ट्स हैं वही मेंशन कर देने काफ़ी हैं, और साथ अगर पार्टी समझती है कि ये डॉक्यूमेंट बहुत ही ज़्यादा मौसर है, इफ़ेक्टिव है, कितना इफ़ेक्टिव है वो भी साथ वो मेंशन करेंगे कि इतना इफ़ेक्टिव है इसलिए इस डॉक्यूमेंट का हवाला दिया जा रहा है। लेकिन अगर वो पार्टी समझती है कि ये जो डॉक्यूमेंट है जब तक कि इसकी पूरी की पूरी जो कंटेंट्स है इसके वो मेंशन नहीं किए गए, तो फिर कोर्ट या दूसरी पार्टी प्रॉपरली इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो फिर तब जाके वो डॉक्यूमेंट को बयान करना, मतलब उसके अंदर डिटेल के साथ बयान किया जा सकता है, अदरवाइज मटेरियल फैक्ट्स ही बयान कर देने काफ़ी है। सर प्लीज ये रूल 8 की समझ नहीं आई, कैन यू रिपीट इट प्लीज? डिनायल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रूल 8 ये था कि अगर वे आपके पास बुक है तो बुक सामने रखें। जी सर सामने जी, या फिर ये स्क्रीन पे आ रहा है, इसको देखें। वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज अलेज्ड इन एनी प्लीडिंग, a bare denial of the same by the opposite party shall be construed only as a denial in fact of the express contract alleged, or of the matters of fact from which the same may be implied, and not as a denial of the legality or sufficiency in law of such contract। अब फॉर एग्जांपल दो पार्टीज़ हैं, उनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है किसी घर की तामीर करने का। अब
जो घर तामीर करवाना चाह रहा है उसने कुछ एडवांस पेमेंट कर दी है दूसरे फरीक को, ठेकेदार भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टर हो सकता है कोई। अब कंस्ट्रक्टर या ठेकेदार जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उसकी तामीर नहीं करता, उसके मकान की तामीर नहीं करता, तो ये जो मालिक है जो तामीर करवाना चाह रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए जाएगा कोर्ट में। अब जब ये कोर्ट में जाएगा तो फिर ये उस कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र करेगा उस अपने प्लेट के अंदर, इस तरह करके उसकी डिटेल मेंशन करेगा। अब जब डिफेंडेंट आ जाएगा अपने मुकदमे को डिफेंड करने के लिए, अगर वो आके सिंपली रिटन स्टेटमेंट दे कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये हुआ ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, अगर इतनी स्टेटमेंट वो देता है कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब सिर्फ इस हद तक ही होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। आगे चल के वो एविडेंस से साबित करेगा जो प्लेंटिफ है हुआ है या नहीं हुआ है, तो कोर्ट उसको सिर्फ इस हद तक ही लेगी कि ये जो डिफेंडेंट है उसकी लीगैलिटी को चैलेंज नहीं कर रहा, ये कॉन्ट्रैक्ट लीगल था या इलीगल था, बल्कि डिफेंडेंट ने सिर्फ यही इसको डिनाई किया है सिंपली। तो इसका ये मतलब कह रहा है कि अगर वो सिंपली ये कह दे कि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है तो फिर इसका सिर्फ इतना ही मतलब है कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है। तो ये नहीं आगे से कोर्ट उसको कह सकती कि जी ये तो इसकी लीगैलिटी को भी चैलेंज कर रहा है, तो इसलिए उसको अलग से लीगैलिटी को भी चैलेंज करना पड़ेगा। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को कह रहा है कि अगर बाद में ये कह दे कि जी कॉन्ट्रैक्ट था ही इलीगल, तो बाद में ये बात नहीं मानी जाएगी उसकी, तो इसलिए राइट सर, उसी वक्त उसको डिनाई जो होगा वो करना पड़ेगा। अगर वो डिनाई सिंपल करता है तो फिर उसका मतलब है कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट से डिनाई कर रहा है, उसकी लीगैलिटी को चैलेंज नहीं कर रहा। नंबर 10, rule number 10, malice, knowledge, etc. Wherever it is material to allege malice, fraudulent intention, knowledge, or other condition of the mind of any person, it shall be sufficient to allege the same as a fact without setting out the circumstances from which the same is to be inferred. मैलिस कहते हैं अदावत को, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन यानी कि कोई उसकी इंटेंशन है, इरादा है धोखा देने का, वो वाली इंटेंशन है, या किसी का नॉलेज है किसी फैक्ट के बारे में, किसी गलत एक्ट के बारे में उसका कोई नॉलेज है, और अदर कंडीशन ऑफ द माइंड ऑफ एनी पर्सन, या और कोई उसकी कैफियत है कल्बी या दिमागी कैफियत है उसकी इस तरह की जिसको वो चैलेंज कर रहा है, जो प्लेंटिफ है वो डिफेंडेंट की। इन सारी सूरतों में से कोई एक सूरत अगर वो कहता है कि इस बिना के ऊपर मैं ये मुकदमा दायर कर रहा हूँ कि उसने मेरे साथ ये कमिट किया है, ये मेरा नुकसान किया है इस यानी कि बैड इंटेंशन से या मैलस से। अब वो कहता है इट शैल बी सफिशिएंट टू अलेज द सेम एज अ फैक्ट विदाउट सेटिंग आउट द सर्कमस्टांसिस फ्रॉम विच द सेम इज टू बी इन्फर्ड। अब सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि आप कह दें कि ये जो उसने मेरे साथ ऐसा एक्ट किया है ये बदनीति की बुनियाद पर किया है, इतना कह देना, इतना लिख देना, मेंशन कर देना काफ़ी है। तो उसकी डिटेल सर्कमस्टांसिस बयान करने काफ़ी मतलब कि ज़रूरी नहीं है, वो आप एविडेंस में आके वो डिटेल दे सकते हैं कि किस तरह इसकी बदनीति हुई, इसने किस तरह बदनीति की है या फ्रॉड कमिट किया है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि उसको सिर्फ आपने उसको मेंशन कर देना है कि ये बदनीति की बुनियाद के ऊपर इसने ऐसा किया है या मेरा नुकसान किया है। जो भी आप रेमेडी सीख करना चाहते हैं वो आप इसका हवाला इस तरह इतना ही हवाला दे दें कि ये बदनीति थी, उसको इल्म था, जो वो करना चाह रहा था मेरे साथ उसने ऐसा इंटेंशनली किया है, लिहाजा मुझे जो रेमेडी है वो दिलवाई जाए। तो इस वो मैलस का सिर्फ आपने रेफरेंस दे देना, उसकी डिटेल उस अपनी प्लेट के अंदर या रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। 11, rule number 11, notice. Wherever it is material to allege notice to any person of any fact, matter or thing,
It shall be sufficient it shall be sufficient to allege such notice as a fact, unless the form or the precise terms of such notice or the circumstances from which such notice is to be inferred are material. नोटिस का मतलब होता है इन्फॉर्म करना, इतला देना, इतला करना। अगर एक पार्टी कोर्ट के अंदर जाती है किसी दूसरी पार्टी के खिलाफ अपना दावा लेकर, तो उससे पहले, उस दावा दायर करने से पहले अगर नोटिस उस दूसरी फ्री को, डिफेंडेंट को लॉ के मुताबिक वो नोटिस देना ज़रूरी है, तो उस नोटिस का हवाला वो अपनी उस प्लेट के अंदर लाजमी देगा कि ये मैंने इस डिफेंडेंट को 30 डेज़ का जो नोटिस है वो भेजा था, वो उसने मेरा मुतालबा नहीं तस्लीम किया, इसलिए फिर मैं अब कोर्ट में आ गया हूँ। क्योंकि कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे नोटिस देना ज़रूरी है कोर्ट में आने से पहले। तो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जब कोई केस किया जाता है, उसके लिए फिर जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट है उसको नोटिस देना ज़रूरी है। तो उस हवाले से वो शख्स, वो पार्टी, वो प्लेंटिफ अपनी उस प्लेंट के अंदर, दावे के अंदर उस नोटिस का जिक्र करेगा कि ये मैंने नोटिस भी उसको ऑलरेडी भेजा था। अब उसकी डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है कि नोटिस के अंदर क्या क्या लिखा था। लेकिन अगर वो ये समझता है कि नोटिस के अंदर जो मेंशन किया था कि वो ज़रूरी है, उसके बगैर बात क्लियर नहीं होगी उस प्लेंटिफ की, तो फिर वो नोटिस को उसके अंदर रिप्रोड्यूस कर सकता है अपनी प्लेट के अंदर। Number 12, implied contract or relation. Implied contract or relation, whenever any contract or any relation between any person is to be implied from a series of letters or conversations or otherwise from a number of circumstances, it shall be sufficient to allege such contract or relation as fact, and to refer generally to such letters, conversations, or circumstances without setting them out in detail. And if in such case the person so pleading desires to rely in the alternative upon more contracts or relations than one, as to be implied from such circumstances, he may state the same in the alternative. अब कोई कॉन्ट्रैक्ट है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है किसी का, यानी कि वो एक्सप्रेस नहीं है, मफहूमी एक मुआहदा है, या फिर कोई रिलेशन है किसी का, वो भी एक्सप्रेस नहीं है बल्कि इम्प्लाइड है, मफहूमी है। उसके लिए वो कह रहा है कि अगर वो अलेज करता है, अलेज करने का मतलब होता है कि वो बयान करना उस अपनी प्लेट के अंदर या रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर, वो कोई इस तरह की बात, कोई रिलेशन है या कोई कॉन्ट्रैक्ट है, वो बयान करता है, उसके ऊपर वो मुकदमा दायर करता है उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट की, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कई लेटर्स की सूरत के अंदर, लेटर्स इशू हुए हैं एक से दूसरे की तरफ, खतूत जारी हुए हैं, या फिर कोई गुफ्तगू हुई है उनके दरमियान, सिलसिलावार गुफ्तगू है, तो उसकी डिटेल बयान करने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे कैसे और क्या क्या गुफ्तगू हुई, कब कब कौन कौन से लेटर्स एक दूसरे की तरफ भेजे गए, इनकी डिटेल बयान करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ मेंशन कर देना ज़रूरी है कि ये लेटर था, ये भेजा गया इस डेट को। ठीक, उसके हवाले से अगर वो आप समझते हैं या पार्टी या कौंसल समझता है कि इससे बात क्लियर हो रही है, तो फिर वो आप उसको उतना ही मेंशन कर दें तो काफ़ी होगा। फिर इसके बाद वो कहता है कि उसको डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर 50 लेटर भेजे हैं तो 50 लेटर आप एक अपनी प्लेट के अंदर नहीं मेंशन कर सकते, क्योंकि वो आपका केस ही बहुत लेंथी हो जाएगा। आपकी जो प्लेट है या रिटर्न स्टेटमेंट है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो
इस तरह जितना कॉन्साइज दावे को या जवाब दावे को किया जाएगा उसको अंडरस्टैंड करना उतना ही आसान होगा, दूसरा फ्रीक डिफेंडेंट जो होगा उसको उतना ही आसान उसको जवाब देना होगा, कोर्ट को भी समझना आसान होगा। तो ये सारा कुछ उस डिफेंडेंट की सहूलत के लिए किया जा रहा है कि वो अपने जो उसके खिलाफ एक दावा आया है वो समझकर सही तरह उसको अंडरस्टैंड करके अपना जवाब दाखिल करे, और फिर कोर्ट जो हो वो उन दावे को और जवाब दावे को दोनों को सामने रखकर प्रॉपर जो इश्यूज हैं वो फ्रेम कर सके। इसलिए ये बातें कंसाइज वे में लिखी जाती हैं, फैक्ट्स लिखे जाते हैं। फिर इसके बाद वो कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट से हटकर अल्टरनेटिव कोई वो बयान करना चाह रहा है, मुतबादल कोई चीज़ उसके लिखना चाह रहा है, मेंशन करना चाह रहा है, तो फिर वो उसके मुतबादल जो बेहतर समझता है वो भी मेंशन कर सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को क्लियरली बयान करने के लिए। तो वो उसके अल्टरनेटिव के तौर पर वो उसके अंदर मेंशन कर सकता है। नंबर 13, रूल नंबर 13, presumptions of law. Neither party need in any pleading allege any matter of fact which the law presumes in his favor or as to which the burden of proof lies upon the other side unless the same has first been specifically denied.